Hello student, good morning everyone. Myself Deepak Sharma, your faculty of anatomy and physiology at this beautiful platform of Medito Career Institute. So right now, today we have discussed about the anatomy and physiology of the cell. ठीक है स्टूडेंट, तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है सेल या कोशिका। तो सबसे पहले बात आती है कि सर सेल या कोशिका होती क्या है ये। ठीक है, इसको पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी जानना क्यों जरूरी है। ठीक है और इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये सेल। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, कोशिका या सेल होती क्या है। जो इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है कोई भी जीवित जीव या प्राणी, उस प्राणी की, उस जीव की सबसे आधारभूत इकाई या बेसिक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल, क्या क्या बेसिक, उसकी बेसिक फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब हो गया आधारभूत, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट या किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई आधारभूत, आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये अपन क्या है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, 8th क्लास से, 7th क्लास 8th क्लास से अपन इसको सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका एक शरीर या जीवित जीव की क्या होती है आधारभूत संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई होती है ना यह बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब साफ बात आती है कि कैसे समझे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है। देखो इस यूनिवर्स में अगर कोई भी जीव, कोई भी जीव जो जीवित है, तो उसकी कल्पना या उसका एग्जिस्टेंस का मतलब है कि वो एक सेल है। ठीक है, विदाउट सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते या इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि अपने आप में वो क्या है एक सेल है। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन क्या है एक मल्टी सेल्यूलर या ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल का क्या है ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अपन उस ग्रुप को देखते हैं तो उसमें क्या हो गया मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गया। उसी के अपोजिट अपन देखते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया क्या है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल है। बैक्टीरिया क्या है एक इंडिविजुअल सेल है, उस इंडिविजुअल सेल को ही अपन क्या नाम दे रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर एक सेल, बैक्टीरिया एक सेल है। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या जानते हैं इससे, इससे अपन ये सीखने को देखने को मिल रहा है कि एक बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेल है। तो एक इंडिविजुअल सेल भी अपना फंक्शन करने में, अपनी स्ट्रक्चर में, अपनी शेप एंड साइज, उसके अलावा जो भी एक जीव करता है ना, जो भी फंक्शन करेगा, फंक्शन का मतलब वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, इंगल्फमेंट कर रहा है, एक्सक्रेशन कर रहा है, सिक्रेशन कर रहा है। ठीक है, ये सारी फंक्शंस क्या हो रहे हैं एक सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली रन हो रहे हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि सर एक सेल भी क्या है अपने आप में सक्षम है, एक सेल भी क्या है अपने आप में सक्षम है। किस चीज में सक्षम है, वो अपनी ग्रोथ करवाने में, अपनी जनरेशन को एक्सटेंड करने में, या एक सेल से दो सेल जिसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। उसके अलावा सर वो अपने आप में मूवमेंट करने में, ठीक है, एक्सक्रेशन करने में, इंगल्फमेंट करने में, है ना, हर एक चीज में क्या है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है ये हो गया सेल की बात। ठीक है, इसी में अपन देखते हैं, अब बात कर लेते हैं कि सर सेल ह्यूमन बॉडी में किस हिसाब से ऑर्गेनाइज होती है। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी बात कर लेते हैं एक बार अपन। ह्यूमन बॉडी
ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी होती है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में अपन देखेंगे फॉर एग्जांपल सीएनएस हो गया, फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। अब जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गन्स से मिलके बने होते हैं। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर क्या आ गया, लीवर आ गया, आपकी किडनी आ गई, आपका ब्रेन आ गया, ठीक है, ईटीसी मल्टीपल। उसके अलावा आपके ईयर, आई, माउथ, स्टोमक, इसोफेगस, है ना, इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स के अंदर आ गए। अब ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गन्स मिलके बने होते हैं सर टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, ठीक है। तो अपन एक बार इस चार्ट को समझते हैं कि सर जो सेल है, ठीक है, ये सेल क्या होगी, बेसिक यूनिट है। सेल ने मिलके क्या किया, टिश्यू को फॉर्म किया या टिश्यू का फॉर्मेशन किया। तो मल्टीपल टिश्यूज मिलके क्या करे, ऑर्गन्स को फॉर्म किया, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाए, ऑर्गन बनाए या अंग बनाया, ठीक है। ऑर्गन जैसे लीवर है, कई मल्टीपल टिश्यू मिलके क्या, लीवर को फॉर्म किया, मल्टीपल टिश्यू मिलके किडनी को बनाया, ठीक है। ये सारे ऑर्गन सिस्टम जिनके अलग अलग फंक्शन है, ये सारे मिलके क्या बनाए, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में क्या आ गया, सीएनएस आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल सिस्टम क्या हुए एक जगह होके, और इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज होके ह्यूमन बॉडी को बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ में आ गया कि सर पूरी बॉडी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, सेल की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं सर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन अपन देखेंगे, बेसिक फंडामेंटल एंड फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना। अब लाइफ में जरूरी नहीं है कि अपन ओनली ह्यूमन की बात करें या ओनली एनिमल्स की बात करें, ठीक है। इसमें ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सारों की बात हो रही है, ठीक है। इसी के अलावा अपन इसको बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, यूनिट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म which are the bounded, which are the bounded by cytoplasm, which are the bounded by the which are bounded by the cell membrane, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसकी अपन डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है, बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, या इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इसको ह्यूमन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर द बाउंडेड। इसको क्या बोल, सेकंड क्या होता है, यूनिट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि सर जो भी सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, है ना, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या है, जो भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड
फ्लूइड प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या नाम दिया जाता है? फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, प्लस न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अपना प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं, अपन बात करते हैं कि सर जो सेल होती है, इस सेल की साइज की बात कर लेते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ही क्या है? सेल है। ठीक है, बिना सेल के अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस की इमेजिनेशन भी अपन नहीं कर सकते। तो जो सेल है, तो सर कई सारे जीव ऐसे हैं जो अपने को आंखों से नहीं दिखते। आंखों से नहीं दिखते मतलब क्या है कि कोशिका है या सेल है, उसकी साइज बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है, मतलब जो आंखों से अपने को नहीं दिख सकती। तो इसको अपन क्या करेंगे? इसके लिए मैग्निफिकेशन की जरूरत पड़ेगी या इसके आवर्धन की जरूरत पड़ेगी। तो आवर्धन या मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। अब बहुत सारे जीव है, यूनिसेल्युलर है, आंखों से नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बैक्टीरिया हो गया, आपके वायरस हो गया। ठीक है, अब ये नग्न आंखों से, नेक्ड आई से अपने को विजुअलाइजेशन नहीं हो सकते। तो जो इनकी साइज है, वो साइज देखी गई सेल की साइज है 5 to 15 माइक्रोमीटर, यानी 10 to पावर -6। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि सेल, एक सेल की साइज होती है वो कितनी छोटी होती है। ठीक है, 5 × 10 to पावर -6 मीटर, या 5 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर। इसी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल अपन बात करते हैं सर, सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल वो होती है स्पर्म। ठीक है, और लार्जेस्ट जो सेल होती है वो होता है ओवम। जो सबसे छोटी सेल होगी वो कौन सी होगी? आपका स्पर्म। और जो सबसे बड़ी सेल है उसको क्या बोलेंगे अपन? ओवम, है ना। इसी के साथ में अपन आगे देखते हैं कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, अपना नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कि सर जो आप सेल के बारे में बता रहे हो कि सेल ही क्या है? एक लाइफ है। सेल ही क्या है? एक जीव है। सेल ही क्या है? जो भी अपन अर्थ इस यूनिवर्स में देख पा रहे हैं, जिन भी जीवित चीजों को देख रहे हैं, वो क्या है? अपने आप में एक सेल है। ठीक है, तो सर ये भी बता दिए कि सेल किस किस से मिलके बना होता है, या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें अब डिस्कस करते हैं कि विच आर कंपोनेंट आर इनरोल या रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेक ए सेल। ठीक है, इसमें डायग्रामेटिक एक प्रेजेंटेशन के द्वारा अपन इसको देखेंगे सर सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, किसी भी सेल को क्या है? जीवित रहने के लिए जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? मैसेज को ट्रांसफर करना पड़ता है ना। न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करना पड़ता है, या न्यूट्रिशन या सिक्रेशन जो भी है उसको एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, और सिक्रेशन को बाहर निकालना पड़ता है। उसके लिए क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? एक लोकेशन की जरूरत पड़ती है। वो लोकेशन कहाँ होती है? जो लोकेशन होती है उसको बोलते हैं अपन क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसी के ऊपर क्या है? सेल प्रेजेंट होती है। यहीं से क्या है? सेल मैसेंजर का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, या ट्रांसफर करती है, और यहीं से क्या करती है? न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करती है। ठीक है, जो भी सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये लोकेटेड है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोजेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, इसी में क्या हुआ? इसी में क्या बना हुआ? आपके न्यूक्लियस बना हुआ है। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। बट सर जो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है? थोड़ा नीचे की तरफ होता है, थोड़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है, जो पोलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की पोलर प्रॉपर्टी होती है, या इसको जो मैसेंजर ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, मैसेंजर ट्रांसफर करने के लिए इसको नीचे रहना पड़ता है। नीचे किसकी वजह से रहता है? बेसल पोलर प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। और इसी के अलावा क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे से बिल्कुल गुथे हुए से क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं ना, या क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? क्रोमेटिन मटेरियल। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये हो गया क्या आपका ग्रीन, जो ब्लू कलर में है, ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया आपका? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। जो ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है, यही क्या होता है? आरएनए या डीएनए, ठीक है। ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया सर आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोजेक्शन। तो यहीं पर अपन देखते हैं सर, ये सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोजेक्शन होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये प्रोजेक्शन सीलिया फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शन फ्लैजिला फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जो ये प्रोजेक्शन है, वो आपके माइक्रो विलाई के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी के अलावा सर बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोला जाता सर, इसको नाम देंगे अपन सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जो क्या करता है, सेल डिवीजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या सेल को दो भागों में डिवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन करता है? ये सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। तो सर बात करते हैं यहाँ पे, एक ऐसी सी कॉनकेव कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या? गोल्जी एप्राइटस, ठीक है। ये क्या हो गया? गोल्जी एप्राइटस। ये गोल्जी एप्राइटस में क्या होगी? गोल्जी वेसाइकल। इसको बोलेंगे क्या? गोल्जी एप्राइटस। दिस इज ए गोल्जी एप्राइटस एंड दिस इज गोल्जी वेसाइकल। जो गोल्जी वेसाइकल्स होती है, ये क्या करती है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करती है? सिक्रेट करके ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, फंक्शन करती है सेल के बाहर एंड आउटर एंड इनर साइड के अंदर, ठीक है। यहीं से क्या होता है, सम स्ट्रक्चर सम स्ट्रक्चर आर फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। इसके अलावा बट सर, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ कुछ जगह ऐसे दानेदार सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। इस दानेदार सी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या? राइबोसोम, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर होती है कौन सी? आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक सॉरी रेटिकुलम, ठीक है। अब जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? दो प्रकार की होती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है रफ, एक होती है स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गई आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? रफ। कोई भी सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये मेरी पाम है, पाम के ऊपर अगर किसी भी मिट्टी या धूल के कण है तो क्या होगी, पाम का सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER। ठीक है, और जब जिसके ऊपर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे अपन? SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये क्या होती है? मेनली सेल को शेप, या जो इसके बीच की डिस्टेंस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मेंटेन करने में ये काम आती है। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। राइबोसोम क्या काम में आता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। इसी के अलावा क्या होता है, इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये क्या हो गया आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें जो भी सेल में अपनी बॉडी में फंक्शन करने के लिए, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ATP बनाने की साइकिल्स है वो चालू रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसी के अलावा इसमें एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है सर? लाइसोसोम में क्या होता है? लाइटिक या एनालाइटिक एंजाइम्स फुलफिल होते हैं, जिनका क्या काम होता है? जो किसी भी फेगोसाइटिक या जो भी अगर कोई भी पैथोजन अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है, तो उसको किल करने के लिए, या कोई भी डेड सेल होती है उसको किल करने के लिए क्या होता है, या उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए ये लाइसोसोम होता है, जिसमें से एंजाइम रिलीज होते हैं और उस सेल को या उस पैथोजन को डिस्ट्रॉयड करते हैं। ठीक है, तो आपने मोटा मोटा देख लिया होगा कि सर जो सेल है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आ गया सर आपका सेल मेम्ब्रेन आ गया। सबसे पहला आ गया सेल मेम्ब्रेन। सेकंड आ गया न्यूक्लियस। थर्ड आ गया न्यूक्लियोलस। फोर्थ आ गया क्रोमेटिन मटेरियल। फिफ्थ आ गया गोल्जी एपराइटस। उसके बाद में सिक्स्थ आ गया कौन सा आपका, सॉरी फिफ्थ आ गया गोल्जी एपराइटस। सिक्स्थ आ गया आपका गोल्जी वेसाइकल। सेवंथ आ गया क्या, सेवंथ कौन सा आ गया? सेवंथ हो गया सेंट्रियोसोल, सेंट्रियोसोम। उसके बाद में एट्थ आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आगे जाके टू भागों में, टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, RER एंड SER। उसके अलावा नाइन्थ नंबर का आ गया कौन सा, लाइसोसोम। एंड 10th नंबर का आ गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एक दो कोई आपके सेल ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं, उन सभी को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।